हेलो स्टूडेंट्स, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो कि 9th का 3rd चैप्टर है स्टार्ट किया हुआ है और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन की, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम कर चुके हैं। और मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बाकी लॉज भी करेंगे। मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल है, अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है, गे-लुसाक्स लॉ है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन लॉज को करना चाहते हैं उन्हें एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर इन वीडियोस के लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हमारा टॉपिक है आज का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इसको बताने से पहले मैं आपसे पहले जो हमने बात की थी कि एटम्स के बारे में हमें महर्षि कन्नड़ और डेमोक्राइटस जैसे फिलोसफर्स ने बताया था। ये ओल्ड आइडियाज को एक साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट किसने किया? इन ओल्ड आइडियाज को साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट किया था डाल्टन्स ने बाय हिज थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है it was given by John Dalton in 1808। जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी जो है 1808 में दी थी और इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूं। तो हम उन्हें पॉस्टुलेट्स भी कहते हैं, मेन पॉइंट्स भी कहते हैं। तो मेन पॉस्टुलेट्स की अगर हम बात करें कि मेन पॉस्टुलेट्स क्या थे इस थ्योरी के, ऑफ द थ्योरी। ये थ्योरी जो थी लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। मतलब अगर हम 1800 टू 1900 की बात करें तो ये थ्योरी जो है इसका बहुत नाम हुआ। कुछ एक लिमिटेशंस भी आई, लेकिन इस थ्योरी ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को भी एक्सप्लेन किया। तो हम फर्स्ट पॉइंट से बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैटर कंसिस्ट ऑफ और मैटर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। वेरी टिनी पार्टिकल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? नोन एज एटम्स। ठीक है, ये बात पहले भी हो चुकी है कि मैटर जो है फर्दर किससे बना हुआ है? बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिन्हें हम एटम्स के नाम से जानते हैं। और एटम जो है ये कैसा है? इनडिविजिबल है, अनकटेबल है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in all respect, different in all respect. That means shape, size, mass। उन जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डाल्टन्स के हिसाब से वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या हैं? दे आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। चाहे उनका साइज की बात करें, चाहे शेप की बात करें, चाहे हम मास की बात करें। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, वो क्या है? सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल किस फॉर्म में है वो? दैट मीन्स दे हैव सेम शेप, सेम साइज, सेम मास। शेप, साइज, मास। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि उनका शेप, साइज, मास जो है वो क्या है? सेम है। और नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स कंबाइन टुगेदर in a simple ratio to form compound। सिंपल रेशियो का मतलब क्या है कि 1:1,
1:2, 3:1, 1:3, इस तरीके से वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, तब वो क्या बनाएंगे, तब वो कंपाउंड्स बनाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये लाइन जो है आपको लग रहा होगा कि आपने पहले भी सुनी है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा, मेन जो है 6 पॉस्टुलेट्स थे, किसी बुक में 6 मिलेंगे आपको, कहीं 7 मिलेंगे, कहीं इन्हीं पॉइंट्स को जो है और इलेबोरेट करके और ज्यादा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूं कि द टोटल नंबर ऑफ atoms, total number and kind of atoms, and kind of atoms for a compound is always fixed। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो एटम होंगे यानी सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे और उनका जो काइंड होगा, नंबर ऑफ एटम और उनका काइंड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये 2 पॉइंट जो है ये ऑलरेडी हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इसकी बात हम कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब इसमें क्या आता है, पहले तो हमें ये पूछा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स क्या थे। एक तरह से क्वेश्चन ये बनता है हमारा। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे एक्सप्लेन किया। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो मेरे पास पॉइंट्स यहाँ पर देखो, 5th पॉइंट है, 6th पॉइंट है, यहाँ 4th पॉइंट है, ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ। हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और मास किसका होगा, क्योंकि हमने कह दिया जो सबसे छोटा पार्टिकल, मास मैटर का ही होगा और मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। तो इसका मतलब क्या है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये जो हमारा पॉइंट है ये एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इसको बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको दोबारा से बता दूं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने क्या कहा था कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एलिमेंट्स व्हेन दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर डाल्टन्स के हिसाब से क्या है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर का मतलब क्या आ गया कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं यहां पर, ये हमारे पास फिक्स्ड प्रोपोर्शन आ गया। एंड काइंड ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स का क्या मतलब हुआ, मैंने कहा सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। तो यानी सेम एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन में जब कंबाइन करते हैं तब जाके कंपाउंड बनता है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जो हमने 5th पॉइंट किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक्सप्लेनेशन है। अब इस पॉइंट पे भी चलते हैं, एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स एंड बियर अ सिंपल रेशो। तो ये जो सिंपल रेशो वाला जो लॉ है, जब आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वीडियोस के थ्रू जब कर लोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये किस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ था इट वाज आल्सो गिवन बाय डाल्टन्स इन 1808। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी डाल्टन ने ही दिया था, 1808 में दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंगली एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकता है, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके लिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसमें क्या है, कहता है कि जब
एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर देते हैं तो दूसरे एलिमेंट का जो मास आता है वो किस में आता है, मल्टीपल रेशो में आता है, एंड दे ऑलवेज बियर अ सिंपल रेशो। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी explains the laws of combination, laws of combination। तो यहां से आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए कि मेन पॉइंट्स क्या कहे गए थे और कौन से पॉइंट्स हैं जो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मेन पोस्टुलेट्स थे। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या कमियां रह गई जिसके कारण हमें मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफाइड थ्योरी जो है वो बनानी पड़ी। तो अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशन जो है हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट डाल्टन्स ने क्या कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिविजिबल, और वो क्या है, एटम है। तो पहला पॉइंट जो है, बाद में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिटेल पढ़ी गई, स्टडी की गई, जो कि हमारा 4th चैप्टर है, जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एटम भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है कि एटम भी डिविजिबल है, उसको भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल में बांट सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना, जो फर्स्ट पॉइंट था उसकी लिमिटेशन क्या आई कि एटम is no longer remain indivisible। That means it is also made up of subatomic particles, subatomic particles जिन्हें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सभी जानते हैं। अदरवाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा 4th चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दे आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं पाई जाएगी। ठीक है। तो यहां पर पाया गया, बाद में ऐसा पाया गया कि जो एटम्स थे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका मास जो है वो सेम हो सकता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दे कैन हैव सेम मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास। और इन्हें क्या कहा गया, सेम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका सेम मास होता है, हैविंग सेम मास। ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट है, उन्हें क्या कहा गया, आइसोबार। इसकी डिटेल भी 4th चैप्टर में है, फिर भी मैं आपको आइसोबार के बारे में बता दूं। आइसोबार जो है, आइसोबार की डिस्कवरी हुई थी 1918 में, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय एल्फ्रेड वॉल्टर स्टीवर्ट। कभी एग्जाम में आई जाए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाए आइसोबार्स को किसने डिस्कवर किया था, 1918 में एल्फ्रेड वॉल्टर स्टीवर्ट ने डिस्कवर किया था। और ये क्या था, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मेरे पास आर्गन है और कैल्शियम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। ठीक है। इसको हम डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं, फिर भी आपको पता है जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो बॉटम पे लिखे जाते हैं, मास नंबर जो है वो बिल्कुल ऊपर लिखे जाते हैं। तो यहाँ एटॉमिक नंबर जो है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 18 है, 20 है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट दे हैव सेम मास।
इसका भी मास नंबर 40 है और उसका भी मास नंबर 40 है। तो ऐसे एलिमेंट्स को जिनका मास सेम होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ऐसों को क्या बोलते हैं? आइसोबार। एंड आइसोबार वर डिस्कवर्ड बाय एल्फ्रेड वाल्टर स्टीवर्ट 1918 में इनको डिस्कवर किया गया था। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या कहा कि जो एटम है सेम एलिमेंट के, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि सही बात है, अगर सेम एक ही एलिमेंट के एटम है तो ऑब्वियस ही बात है वो सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। बाद में डिस्कवरी हुई आइसोटॉप्स की। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। सेम एलिमेंट के मास जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर मास डिफरेंट है इट मीन्स दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। और ऐसे एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम जिनके डिफरेंट मास होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप्स बोलते हैं उनको। तो डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मासेस, उनको आइसोटॉप बोलते हैं। आइसोटॉप की डिस्कवरी के बारे में मैं आपको बता दूं, आइसोटॉप को डिस्कवर किया था, आइसोटॉप वर डिस्कवर्ड इन 1913 बाय एफ यानी फ्रेडरिक सोडी। फ्रेडरिक सोडी का नाम जो है एसोसिएट किया जाता है आइसोटॉप की डिस्कवरी के बारे में। आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक सोडी ने, ठीक है, 1913 में। मैं एग्जांपल लेती हूं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम्स हैं, सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन के एटम्स जो है यहाँ पर, ये इसका ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो सभी का क्या होगा? सेम, तभी वो सेम एलिमेंट है। और यहाँ पर मास जो है इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, दे हैव डिफरेंट मासेस। सेम एलिमेंट के एटम है, फिर भी मास क्या है? डिफरेंट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। और हाइड्रोजन के इन आइसोटॉप्स को नाम भी दिए गए। आपको ध्यान रखना है कि 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, और 1H3 को हम बोलते हैं ट्रीटियम। ट्रीटियम, कई बार इनको T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको H से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनके जो ये नाम है ये भी फेमस है, ये भी आपको अभी से नोट करके रखना है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स की जब डिस्कवरी हुई तो जो थर्ड पॉइंट था, या हम सेकंड पॉइंट, कोई उसे सेकंड पॉइंट कराएगा, कोई थर्ड कराएगा बेटा, तो ये जो पॉइंट्स थे एटम से रिलेटेड, सेम एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये क्या हुए? इनमें लिमिटेशंस आ गई। अब हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, जो मैंने फोर्थ पॉइंट करवाया था, किसी बुक में आपको वो थर्ड मिल सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनके पॉइंट्स के नंबर भी फिक्स कर रखे हैं। तो जो हमने फोर्थ पॉइंट किया, फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया कि जब एटम कंबाइन करता है तो वो सिंपल रेशो में 1:1, 1:2 में कंबाइन करता है। लेकिन ऐसा पाया गया, जब और कंपाउंड देखे गए तो ऐसा पाया गया कि जरूरी नहीं है कि एटम जो है दूसरे एटम के साथ कंबाइन करे तो सिंपल रेशो ही रहे उसका, वो कॉम्प्लेक्स रेशो भी हो सकती है। तो एटम्स कैन कंबाइन, atoms can combine not always in a simple ratio but in a complex ratio also। complex वर्ड में लिख रही हूं यहां पर, complex का मतलब यहां होगा कि सिंपल रेशियो नहीं है। जैसे आपको शुगर का फॉर्मूला सभी को पता है, C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ रेशो की बात की जाए तो अगर हम एटम्स का रेशो देखते हैं तो 12:22:11 आता है हमारे पास। अगर मास का रेशो आप देखोगे तो मास का रेशो, क्योंकि हम जैसे वाटर में रेशो की बात करते थे ना, मास का रेशो देखें तो यहाँ 1:8 आ जाता है, और एटम्स का रेशो देखें तो 2:1 में यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ एटम्स का रेशो 12:21:11 आ रहा है, और अगर मास का रेशो निकाले तो 144:22:176 आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का मास जो है एक एटम का 12 होता है, 12 × 12 मैंने लिख दिया।
तो ये किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स रेशो है, सिंपल रेशो नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन फिर भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि एटम हमेशा सिंपल रेशो ही बियर करें जब वो एक दूसरे से कंबाइन करें। और क्या क्या लिमिटेशन थी? जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट्स थे, इट एक्सप्लेन्स द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द laws of combination by mass, but could not explain the law of gaseous volume। गेल-लुसाक्स लॉ बोलते हैं जिसे हम गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम के कंसेप्ट को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन बाय मास की जहां जहां हमने बात की, फिक्स्ड मास में, फिक्स्ड रेशो में, या फिर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इस तरह के जो लॉज थे कॉम्बिनेशन को, उन्हें तो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई थी, लेकिन गैसियस वॉल्यूम का जो लॉ था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये जो थ्योरी थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और क्या एक्सप्लेन नहीं किया? It does not give any idea about the force of attraction which holds the atoms together। ठीक है, does not gives any idea which type of force is responsible for the formation of molecule। अभी मैंने आपको बताया कि जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन्हें जोड़ कर रखती है, इस बारे में इस थ्योरी से कोई भी पॉइंट डिस्कशन में नहीं आया। इसी तरीके से इट डज नॉट डिफरेंशिएट, दिस थ्योरी डजंट differentiate between the ultimate particle of element and ultimate particles of compounds। इस थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल और किसका, एलिमेंट का, और सबसे छोटा अल्टीमेट का मतलब तो सबसे छोटा, तो अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं की गई। तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आइसोटॉप्स को, आइसोबार्स को, ये पॉइंट की एटम जो है वो अब इंडिविजिबल नहीं रहा, वो भी फर्दर पार्टिकल से मिलकर बना, तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फिर मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो बनाई गई, जिसमें बाकी पॉइंट्स तो वही रहे, साथ के साथ इन पॉइंट्स में थोड़े से चेंजेस जो है वो कर दिए गए। तो इस पूरे वीडियो में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने किस तरीके से लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया और उसकी क्या क्या लिमिटेशन, क्या क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण मॉडिफाइड थ्योरी की हमें रिक्वायरमेंट हुई, ये सारा हमने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।